एक तीर एक कमान। आवाज नहीं निकल रहा है, खिचड़ी नहीं खाए क्या? एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। पहले तो सबसे पहले इस मंच पे मैं उस शख्स का शुक्रिया अदा करूंगा जिनकी लगन, मेहनत और लगातार समाज के लिए निष्ठा के साथ कार्य करते हमारे बंगाराम सोरी जी, जो हमारे सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष हैं, जिनके लगातार संघर्ष का नतीजा है कि हमारे सामने आज एक 2 करोड़ का बिल्डिंग बन के खड़ा है। और लगातार ये सालों से ये मेहनत कर रहे थे और उसका नतीजा है कि हमारे सामने 2 करोड़ का बिल्डिंग खड़ा है। बस्तर संभाग का ये पहला इतना बड़ा बिल्डिंग है आदिवासियों का, जहाँ पे आते जाते कोई भी हमारा आदिवासी भाई रेस्ट हाउस टाइप का सुविधा पा सकता है, रुक सकता है, आराम कर सकता है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं पूरे कार्यक्रम की ओर से बंगाराम जी आपको सादर प्रणाम करता हूँ, आपको बहुत बहुत सेवा जोहार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज लगातार समाज के अंदर हम लोगों ने देखा है कि मैं पहले, क्योंकि समाज के अंदर जितने भी यहाँ पे वक्तव्य आप लोगों के बीच में आए, उन लोगों ने समाज की कानूनी जानकारी आप सभी को बताया। मैं आपको एकदम बेसिक जानकारी एक चीज बता दे रहा हूं, जो शायद अगर आप लोग अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग बस्तर जैसी खूबसूरत जगह को बचाने में कामयाब हो। आपको एक चीज मैं बता रहा हूं इस मंच से, लगातार हमारे क्षेत्र में कुछ असामाजिक बाहरी तत्वों का नजर है और उनका नजर उन लोगों पे है, वो नौकरी पेशा करने वाली उन बहनों पे है जो लोग यहाँ पे आज नौकरी कर रहे हैं। आप लोग एकदम अच्छे से कान खोल के सुनिए। लगातार जब कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई किया गया तो उससे ये जानकारी मिला कि उनके फोन में जो मैसेज था उसमें ये था कि मैं खुला बोल रहा हूं, उसमें ये मैसेज पाया गया कि आप आदिवासी लड़की को पटा लो क्योंकि वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और ये कार्य करने वाले कुछ मुसलमान लोग। और लगातार फेरी वाले के नाम से या टाइल्स लगाने के नाम से ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि लोग कपड़ा बेचने के नाम से या अन्य किसी नाम से आपके क्षेत्रों में घुस रहे हैं और वहां पर हमारी भोले भाले बहनों को फंसाकर वो यहाँ से शादी करके बाहर ले जाते हैं, जबकि वहां पर भी एक औरत शादी करके रखते हैं और वहां पे जाके ना जाने इनके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार होता है, क्या क्या अनाचार होता है, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये चीज हम सभी को समझने और सोचने की जरूरत है क्योंकि ये समाज हमारा है। ये बहनें जिनको बहला के फुसला के शादी करके बाहर ले जाया जा रहा है, इनको कोई रानी बना के नहीं रखता, वहां पर ले जाके इनको बेच दिया जाता है, इनके साथ शोषण होता है। बहुत सारे ऐसी बहनों को हम लोगों ने बाहर से छुड़ा के लाया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने पारा में, अपने गांव में जाके चर्चा करिए और ऐसे असामाजिक तत्वों से बचिए जो लोग हमारे समाज को छीड़-छीड़ करने का लगातार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि समाज रहेगा तभी हम रहेंगे और जब हम रहेंगे तभी ये सब त्योहार बनेगा, तभी हम सब एक मंच में आकर एक दूसरे का सुख और दुख का बात कर सकेंगे, चर्चा कर सकेंगे। आज लगातार मैं बचपन से एक चीज सुनते आ रहा हूं, शोषण शब्द। शोषण किसका हो रहा है और कर कौन रहा है, ये पहली आज तक मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि आज आप जितने भी सरकारी कर्मचारी देखेंगे, आप अन्यथा मत लीजिएगा क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे शासकीय कर्मचारी लोग हैं जो हमारे काफी आदरणीय हैं, काफी करीब हैं। मगर मैं एक चीज इस मंच से बोलना चाहूंगा क्योंकि समाज को ये चीज जानना भी जरूरी है और आप लोगों के लिए मैं एक पहली छोड़ के जाऊंगा इस मंच से। हो सकता है आने वाले
9 अगस्त में इस पहेली का उत्तर भी आप लोग ले आएंगे और शायद समाज हमारा एक अच्छे रास्ते पे होगा। लगातार जो लोग हमारे समाज के अंदर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, जो बड़ा बड़ा जॉब कर रहे हैं, मगर उनको जब समाज के कार्य करने का बारी आता है या समाज की, मैं कोई गलत काम करने की बात नहीं कर रहा, मैं हित के कार्य करने का बात कर रहा हूं, उसके लिए भी हमारे अधिकारियों का कलम नहीं चलता। सही है कि नहीं? हम लोग ऑफिसों का चक्कर काटते रह जाते हैं, मगर हमारे अधिकारी जो हमारे ही वर्ग के हैं, उनको पता है कि ये बेचारे ग्रामीण 20 किलोमीटर से साइकिल तेड़ते हुए हमारे कार्यालय पहुंचते हैं और हमारे कार्यालय में हमारा इंतजार करते हैं। और उसके बाद भी जब वो हमारा निवेदन देते हैं, आवेदन देते हैं, छोटे छोटे आवेदन, किसी गांव में रोड नहीं है, किसी का घर नहीं है, जब वो घर बनाने के लिए आवेदन देता है उसमें तक कार्रवाई नहीं हो पाता। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे पूरे ऊपर से लेके नीचे हमारे नेता, हमारे कलेक्टर, हमारे अधिकारी, सारे अधिकारी हमारे होने के बाद भी ये शोषण हम लोग अब किससे सह रहे हैं बताइए? ये शोषण करने कोई बाहर का नहीं आ रहा, ये शोषण हम अपने समाज से सह रहे हैं। आज हमारे समाज का सबसे बड़ा ताकत है शिक्षा और स्वास्थ्य। आप लोग मानते हो ना? हमारे समाज का सबसे बड़ा ताकत है शिक्षा और स्वास्थ्य। जिस दिन हम लोग शिक्षित हो जाएंगे, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी के सामने गिड़गिड़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मगर सालों से ऐसा लगता है कि कुछ हमारे ही वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेता ही चाहते हैं कि शायद हम शिक्षित ना हो। मेरे को इस मंच से ये सारा बात बोलने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं कि लगातार, आज ये बताइए, लगभग जिले में 70% हमारे टीचर हैं जो आदिवासी वर्ग से आते हैं। उसके बाद भी हमारे बच्चे आज भी एक अनपढ़ता का बोझ उठा रहे हैं कि नहीं? बोलिए। ये मंच आप लोगों का है, आप लोग खुल के समर्थन करेंगे तो हो सकता है निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसका इलाज भी होगा। क्योंकि आज हमारे इतने सारे अधिकारी होने के बावजूद, हमारे इतने सारे टीचर होने के बावजूद, आज सबसे ज्यादा अगर अनपढ़ता का कोई बोझ अगर कोई समाज उठा रहा है तो वो हमारा आदिवासी समाज है, जो लगातार कई सालों से जो शोषण बोलते हैं ना, वो शोषण का बोझ उठा रहा है। आज अगर स्वास्थ्य की बात करें तो अगर यहाँ पे कोई अधिकारी स्वास्थ्य विभाग से है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने उच्च अधिकारी को लेटर के माध्यम से बताएं या फिर इस वीडियो के माध्यम से बताएं कि हमारे जो जिला अस्पताल है, आज यहाँ पे जब बड़े लोगों को सर्दी भी हो जाता है ना तो वो रायपुर में जाके इलाज कराते हैं क्योंकि वो पैसा वाले। मगर साहब, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे लिए तो एम्स भी यही है, एमएमआई भी यही है, जिला अस्पताल और रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल भी यही है। हमारे घर में जब किसी को कुछ होता है तो सबसे पहले हम इसी जिला अस्पताल में हमारा इलाज कराने जाते हैं कि नहीं? उसके बाद भी आप देखेंगे कई सालों से लेटरबाजी होने के बावजूद आज भी जिला अस्पताल में जब हमारा कोई गरीब आदमी जाता है तो उसको जो इलाज, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पाता। कभी कोई माँ तड़पते रहती है पेट में अपने बच्चे को लेके, कोई गर्भवती माँ, उसको एम्बुलेंस समय में नहीं मिल पाता। कोई व्यक्ति इलाज के लिए तड़पते तड़पते अपना दम तोड़ देता है मगर उसको इलाज नहीं मिल पाता। ये किसका दुर्भाग्य है? हम लोग क्या अपने ही क्षेत्र में अपने अधिकार के लिए यहाँ पे नाराबाजी करें और लड़ाई करेंगे? आप बताइए, हम लोग कोई दूसरे के क्षेत्र में जी रहे हैं क्या? आप लोग बताइए, हम लोग कोई दूसरे के राज्य में या दूसरे के क्षेत्र में अपना जीवन यापन कर रहे हैं क्या? बस्तर तो सदियों से बोला जाता है ना आदिवासियों का है, फिर क्यों ये जो सुविधाएं हैं, जो प्रशासन की सुविधाएं हैं, अस्पताल है, शिक्षा है, जो सिर्फ हमारे लिए है, उसके बाद भी ये सुविधा हम लोगों तक आज भी पहुंचने के लिए वंचित रह जाता है। मेरा आप सभी से
इस मंच के माध्यम से विनम्र निवेदन है, और हमारे जितने भी नौकरी पेशा कर्मचारी वर्ग हैं, इस सारी बातों को अन्यथा नहीं लीजिएगा, मगर आप इस हो सकता है कि आज इस जद्दोजहद में आप काफी थके हुए होंगे। घर में जाके जब आप अपने बिस्तर में लेटेंगे तो एक बार इस बात को जरूर याद रखना कि कोई यतीन्द्र सलाम उस मंच से एक चीज बोला था कि हमारे बच्चे आज अनपढ़ता का बोझ उठा रहे हैं। हमारे बच्चे इतना सारा शिक्षा का सुविधा होने के बावजूद आज भी अनपढ़ता का बोझ उठा रहे हैं, शोषण का बोझ उठा रहे हैं। ये किसकी बदौलत उठा रहे हैं? पूरे ऊपर से नीचे लेके हमारे कर्मचारी अधिकारी होने के बावजूद हम लोग ये सारा चीज झेल रहे हैं। तो मेरा उन सभी नौकरी पेशा कर्मचारियों से निवेदन है कि रात को सोते टाइम एक बार अपने दिल में हाथ रख के एक बार सोच लीजिएगा कि जिस क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के आप हैं और जिस कौम के आप हैं, जिस आदिवासी कुल में आपने जन्म लिया है, निश्चित तौर पे आपके घर के लोग सक्षम थे और सक्षम नहीं भी थे, तो आपका किस्मत अच्छा था कि आपको अच्छा शिक्षा मिला और आप एक बड़े पद अधिकारी बन के आज समाज में नौकरी कर रहे हैं। मगर इन बच्चों का भी उतना ही अधिकार है नौकरी करने का, इलाज पाने का, शिक्षा पाने का। तो मेरा आप सभी नौकरी पेशा कर्मचारियों से विनम्र निवेदन है कि हमारे बच्चों के लिए भी आप लोग एक बार जरूर सोचें और उन्हें शिक्षा में किसी चीज का कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की सैलरी आप अन्यथा मत लीजिएगा। आप लोगों की सैलरी 90,000 है, किसी का 1 लाख है, मगर आप खुद अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 9,000 के टीचर के ऊपर भरोसा करते हो, तो ये कैसे काम चलेगा? आप लोग बताइए। आप लोगों की सैलरी इतना ज्यादा होने के बावजूद आपको अपने बच्चे के लिए चाहिए सरकारी नौकरी, मगर उसको पढ़ाने के लिए चाहिए आपको प्राइवेट स्कूल। ये दुर्भाग्य का बात है कि नहीं? है कि नहीं बताइए? आज समाज आप लोगों के लिए खड़ा है और हमेशा खड़े रहेगा, और मगर इसमें साथ आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज, क्योंकि हम लोगों को हमारा जो सबसे बड़ा ताकत है वो है शिक्षा। अगर हम आज भी इतनी सुविधा होने के बाद भी हमारे बच्चे अगर वंचित रह गए, अगर किसी पढ़ाई से इन्हें वंचित कर दिया गया या इलाज से वंचित कर दिया गया, इनको छोटे छोटे बीमारियों में अगर इस अस्पताल में मरना पड़ा, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य का बात है कि नहीं? दुर्भाग्य का बात है कि नहीं? आप लोगों को वही सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि ये 6वीं अनुसूची क्षेत्र है। हम लोग सालों से मांग कर रहे हैं, इसके लिए हमको मांगने का जरूरत है क्या? ये अस्पताल हो चाहे ये शिक्षा हो, पूरा अधिकार आप लोगों का है, और आप लोगों को ये शिक्षा और स्वास्थ्य पूरा पाने का अधिकार है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने अधिकारों को समझे और उन अधिकारों को छीन के लीजिए, क्योंकि अधिकार अब मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। आप लोग जाके लाइन लगा रहते हैं, कोई बच्चा मरते रहता है, मर जाता है, सांस लेना बंद हो जाता है, मगर उसको एम्बुलेंस नसीब नहीं होता, अस्पताल में डॉक्टर नसीब नहीं हो पाते। कोई बच्चा नौकरी के लिए जब यहाँ पे वैकेंसी भरता है तो बाहरी लोगों को भर्ती कर दिया जाता है। ये दुर्भाग्य का बात है कि नहीं? तो आप लोगों के नौकरी में पूरा, यहाँ के जितनी भी नौकरी निकलती है उसमें पूरा अधिकार आप लोगों का है। एक एक कण कण में आप लोगों का अधिकार है। आप लोग अपने अधिकार को समझिए। इसको ये मत सोचिए कि अरे कोई आया था 9 अगस्त में और भाषण देके चले गया। ये आप लोगों के जीवन को सुधारने का वो भाषण है, जिसको अगर आप लोग समझ जाओगे तो निश्चित तौर पे हमारा पूरा आदिवासी समाज तर जाएगा, संवर जाएगा, जिससे हम लोगों को अपना अधिकार मिलेगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बुढ़ाल पहनना सेवा सेवा, एक तीर एक कमान, आप आदिवासी एक समान। आप सभी सगजनों को सादर सेवा जोहार, प्रणाम।